नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। तो साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। जो नए व्यूअर्स, जो नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं और यदि आप अन्य विषय के साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ अपने पेपर 1 की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नॉलेज सीकर हैं, आपको नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है, आपको इतिहास में इंटरेस्ट है, तब आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी के अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो अपने ऑप्शनल हिस्ट्री वाले पेपर की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप GS पेपर के इतिहास की तैयारी के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, जो छात्र हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे उन्हें पता होगा कि हम लोग पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में कई विदेशी वंशों का आगमन होता है, जिसमें कौन कौन से, पहले आप सिलेबस को निकाल लीजिए, यूनिट 2 वाले हिस्से में जाएं, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी वाले हिस्से में हमने बताया था आपको इंडो ग्रीक्स के बारे में, शुंग एवं सातवाहन के बारे में, कुषाण के बारे में, शक, क्षत्रप के बारे में और उसके बाद संगम लिटरेचर के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पर हमारी बातें हुई थी इंडो ग्रीक्स के बारे में, शुंग के बारे में, कण्व के बारे में, पहलव के बारे में, शक के बारे में, सातवाहन के बारे में और उसके बाद चेदी वंश के बारे में बातें हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश पे हम लोगों ने एक लेक्चर में बात किया है, जिसमें मुख्य तौर पे उसके सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज से हम लोग कुषाण वंश के पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, यानी इस लेक्चर में हम लोग कुषाण वंश के पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री एवं लैंग्वेज एवं लिटरेचर के डेवलपमेंट को खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद बचेगा हमारे पास उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स इन फ्रॉम 2nd सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक जो व्यापार एवं वाणिज्य की स्थिति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा भारत का उस समय में, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के समय में रोम के साथ क्या व्यापार था और किन किन चीज़ों का आयात एवं निर्यात किया जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ महायान बुद्धिज़्म, तो हमने यह आपको बुद्धिज़्म वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था, यहाँ पर इसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। जो छात्र नए हैं उनको बता दूँ कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में इसे देख सकते हैं। उसके बाद खारवेल एवं जैनिज्म के बारे में हमने बात किया था और पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने गांधार आर्ट स्टाइल यानी गांधार कला शैली के बारे में बात किया था। यहाँ पर बस 2 कला शैली और बचे हुए हैं, वह है मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। यानी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी लगभग खत्म ही है। कुषाण के बाद हम लोग सिर्फ संगम लिटरेचर को यानी संगम काल को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद लगभग यह खत्म हो जाएगा। तो आइए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बढ़िया से होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आप हमेशा की तरह हमारे साथ लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना। ध्यान रखना, आप जब भी नोट्स तैयार करना तो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में नोट्स को तैयार कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नोट्स को कभी भी तैयार नहीं कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश का राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग शासकों के बारे में पढ़ते हैं और उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि उनका राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था और उन्होंने किस किस अभिलेख से किन किन चीज़ों की सूचना हमें दी है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो शासक हैं कुषाण वंश के, उनका नाम है कुजुल कैडफैसिस। कुजुल कैडफैसिस, इनको कैडफैसिस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे पास एकमात्र स्रोत है, और वह कौन सा स्रोत है? हमने आपको बताया था कि कुषाण वंश का प्रारंभिक इतिहास जानने के लिए हमें चाइनीज सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें कौन कौन किताबें थी? हाउ हान शू, जो कि पान कू के द्वारा लिखी गई थी। सेम उसी किताब से हमें कुजुल कैडफैसिस के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो लिखिएगा कुजुल कैडफैसिस, टाइम फ्रेम है इसका 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक, 15 AD से लेकर के 65 AD तक। ठीक है,
उसके बाद सोर्सेज में क्या है, पान कु राइटर का नाम है, किताब का नाम है हाउ हान शू, और हाउ हान शू में दरअसल हान वंश का इतिहास लिखा गया है, और हान वंश कहाँ का है, चाइना का है, चीन का है। ठीक है, चलो बताया जाता है हाउ हान शू के माध्यम से हमें पता चलता है कि शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में कुजुल कैडफैसिस ग्रीक राजा हर्मियस के अधीन काम करते थे। हर्मियस के अधीन एक सामंत के तौर पे कार्य कर रहे थे। लेकिन जब हर्मियस को पहलव शासकों के द्वारा हरा दिया गया तो फिर वह पहलव के अधीन चले गए, और फिर वह पहलव को हराकर एक नए वंश की नींव रखे जिसे आप कुषाण वंश के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए, जब इन्होंने पहलव वंश को हराया उसके बाद इनके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य थे, नाम लिख लीजिए। राज्य था संपूर्ण अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान का पूरा इलाका, उसके अलावा गांधार का इलाका, और गांधार का इलाका वही है जब कनिष्क के दौर में यहाँ पर एक नई कला शैली का विकास होगा, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, गांधार कला शैली। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की। तो उपाधि के तौर पे इन्होंने एक बहुत बड़ी उपाधि धारण की है, इस नाम को ध्यान रखिएगा, एक ही साथ यह नाम है, क्या नाम है, महाराजस महतस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ही साथ है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, महाराजा महतस कुषण कुयुल कुफस, कुषण कुयुल कुफस। इसका अर्थ है कुषाण वंश का महाराजा, कुषाण वंश का शासक। ठीक है, यह एक बहुत बड़ी उपाधि, इसके बारे में एक ट्रिक बताऊंगा, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की है, आपको इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहां कहीं भी उपाधि के अंत में रस आएगा या अस आएगा तो आप समझना कि वह कुषाण वंश का ही उपाधि है। जैसे आप देखो यहाँ पर भी ये लोग उपाधि धारण करते हैं, महाराजस, राजा धीराजस, देखो महेश्वरस, ईश्वरस, यानी जहाँ पर भी यदि रस आपको मिलेगा लास्ट में तो आप उससे पता कर लेना कि यह कुषाण वंश के शासकों के द्वारा उपाधि प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलो कुजुल कैडफैसिस के बारे में एक खास बात है। क्या है खास बात? खास बात दरअसल यह है कि इन्होंने केवल तांबा के सिक्के जारी करवाए थे, केवल तांबा के, केवल कॉपर के सिक्के जारी करवाए थे। और हमने आपको बताया था कि अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत क्वाइन एकमात्र ऐसा चीज है जिसके माध्यम से आप राज्य का इकोनॉमिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस, कल्चरल स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि सिक्के का विस्तार जहाँ जहाँ से मिलेगा, इसका मतलब यह होता है कि उतने दूर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और यदि सिक्के पर किसी खास देवी देवता की चित्र अंकित है तो उससे आप पता लगा सकते हो कि उस राज्य में राजा जो था वह किस धर्म का मानने वाला था। जैसे आगे चल करके यहाँ पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल का चित्र अंकित होता है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये लोग शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, उसके बाद सिक्के यदि सोने के हैं तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि उस समय की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही बेहतरीन थी। ठीक है, तो एक क्वाइन आपको कई तरह के इंफॉर्मेशन देता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वाइन है वह सिर्फ और सिर्फ कॉपर का है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब है। चलो उसके बाद इनके सिक्कों पर कई तरह की उपाधियां का जिक्र किया गया है। और कौन कौन सी उपाधियां हैं? पहला है धर्मथिदस, ठीक है, धर्मथिदस, और दूसरा है धर्मथित। धर्मथित दो उपाधि हैं किसके? कुजुल कैडफैसिस के, और कुजुल कैडफैसिस को ही कैडफैसिस प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो यह तमाम सारी बातें कुजुल कैडफैसिस के बारे में थी। इससे ज़्यादा आपको कुजुल कैडफैसिस के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, फिर कुजुल कैडफैसिस की मृत्यु हो गई वृद्धावस्था में, लगभग 80 साल की उम्र में। ठीक है, चलो उसके बाद इनके बेटे आते हैं शासक के तौर पे, उनका नाम है विम कैडफैसिस। ठीक है, विम कैडफैसिस। और विम कैडफैसिस के बारे में आप लिखना, इनका टाइम फ्रेम है 65 एडी से लेकर 65 ईस्वी से लेकर के 78 एडी तक। 78 एडी जब शक संवत आता है तब तक। ठीक है, इन्हीं को विम कैडफैसिस को ही कैडफैसिस सेकंड भी कहा जाता है। जैसे कुजुल कैडफैसिस को कैडफैसिस प्रथम कहा जाता था, उसी तरह से विम कैडफैसिस को कैडफैसिस सेकंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके सोर्सेज के रूप में लिख लीजिएगा, इसका भी सोर्स वही है जो यहाँ पर था, हाउ हान शू।
ठीक है, यहाँ पर भी होगा हाउ हान शू। और इसमें बताया गया है कि तिएन चू नामक प्रांत को इसने जीता था। ठीक है, तिएन चू नामक प्रांत को जीता था और यह यहीं का शासक था। और तिएन चू का अर्थ है पंजाब का जो इलाका था उसी को तिएन चू बोला गया है। तो कई हिस्टोरियन इससे अंदाजा लगाते हैं कि कुषाण वंश का भारत में सत्ता स्थापित भीम कैडफैसिस के टाइम फ्रेम से ही हुआ था। यानी कुषाण वंश का पहला शासक है भीम कैडफैसिस, जिसने भारत में कुषाण वंश की सत्ता को स्थापित किया। क्लियर है। चलिए दूसरी बात लिखें, इन्होंने सोने एवं तांबा का सिक्का जारी करवाया, यानी इनके समय इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ठाक थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके सिक्कों पे यूनानी एवं खरोष्ठी दोनों लिपि का जिक्र किया गया है, दोनों प्रकार के स्क्रिप्ट की चर्चा है। उसके अलावा इनका जो साम्राज्य का एक्सपेंशन के बारे में लिख लें। ऑक्सस नदी को इन्होंने पार कर गया, उसके बाद काबुल नदी घाटी को भी इन्होंने क्रॉस किया था। उसके बाद सिंधु का जो क्षेत्र था कंप्लीट रूप से इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और भीटा, कौसाम्बी, बक्सर और बसाढ़, यानी कि इनका साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बिहार तक था। ठीक है, पूर्व में बिहार तक था। कहाँ से लेकर? ऑक्सस नदी घाटी से लेकर के बिहार तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। यानी इस समय देखो कुषाणों के अंतर्गत एक बहुत बड़ा साम्राज्य आ जाता है। यानी जब बहुत बड़ा साम्राज्य आएगा तो बहुत बड़ा राजस्व का सोर्स भी आएगा। तो बहुत बड़ा राजस्व का सोर्स आएगा, इसका मतलब हमारे पास रिवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा। तो जब रिवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा तो राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होगी, और जब इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होगी तो शासक सोने का भी सिक्का जारी करवाएगा। इसीलिए भीम कैडफैसिस ने सोने का भी सिक्का जारी करवाया है और तांबे का भी सिक्का जारी करवाया है। क्लियर है। देखिए कॉन्सेप्ट बना करके पढ़िएगा, तब सारे चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप बिना कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भीम कैडफैसिस का एक उपाधि है जो कि बहुत फेमस है और बहुत बड़ा है। क्या है इसका उपाधि? एक ही साथ है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। महाराजस राजाधिराजस सर्वलोक ईश्वरस। ठीक है, सर्वलोक ईश्वरस महिषवरस भीम कैडफैसिसस त्रतरश। ठीक है, यानी कि यह एक बहुत बड़ा उपाधि है। इसको आपको याद करना है तो आप एक ट्रिक याद रखिए। क्या ट्रिक याद रखना है? लास्ट में यदि रस आएगा तो वह उपाधि किसका होगा? भीम कैडफैसिस का। इतिहास में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिन्होंने इस तरह की उपाधि धारण किया है, एकमात्र भीम कैडफैसिस हैं जिन्होंने इस तरह से उपाधि को धारण किया है। चलो इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने विशुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है, यानी एकदम प्योर गोल्ड कॉइन। ठीक है, जैसे आप जाते हो ना 24 कैरेट का सोना खरीदने के लिए, उसी तरह से इन्होंने 24 कैरेट के सोने के सिक्के जारी करवाए। इससे आप अंदाजा लगाओ कि इनका इकोनॉमिकल कंडीशन कितना बेहतर रहा होगा। चलो उसके बाद देखते हैं इनके सिक्कों पर शिव की, नंदी की और त्रिशूल की आकृतियां को अंकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह शिव यानी कि शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी शैव धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद भारत तथा रोम का व्यापारिक संबंध इनके समय क्लाइमेक्स पे था और इन सिक्कों का प्रयोग भारत तथा रोम के साथ व्यापार करने के लिए किया जाता था। उसके बाद देखिए मथुरा के पास माट नामक जगह से, कहाँ से? मथुरा के पास माट नामक जगह से एक सिक्का प्राप्त हुआ है और उस सिक्के पर एक स्पेशल उपाधि है। क्या है उपाधि? महाराज राजाधिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र शाही वेम तक्षम। यह एक ही साथ है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी उपाधि है और इसके बारे में काशी प्रसाद जायसवाल, जिनको आप केपी जायसवाल के नाम से जानते हो, एक बहुत बड़े फेमस हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि दरअसल यह उपाधि भीम कैडफैसिस के द्वारा ही धारण किया गया था। इससे यह पता चलता है कि इनके साम्राज्य का विस्तार आज के उत्तर प्रदेश के मथुरा तक था। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरे नंबर के शासक हैं जिसके बारे में मामला थोड़ा संदिग्ध है, लोग डाउटफुल हैं, लेकिन फिर भी आप इनको लिख लें, इससे सवाल पूछ दिया जाए तो ऐसा ना हो कि आपका सवाल छूट जाए। क्या है? सोटरमेगस। ठीक है, सोटरमेगस दरअसल शासक का नाम नहीं है, दरअसल सोटरमेगस एक उपाधि है, एक टाइटल है जो कुषाण वंश के शासकों ने एडॉप्ट किया था। तो कौन से शासक ने इस उपाधि को एडॉप्ट किया था, यह दरअसल मामला डाउटफुल है। अभी तक किसी भी हिस्टोरियन को पता नहीं चला है कि सोटरमेगस नामक उपाधि किसने धारण किया था।
तो चलो सोटरमेगस के बारे में बताया गया कि यह उपाधि धारण करने वाला कोई अज्ञात शासक था कुषाण वंश का। इसके बारे में बताया जाता है कि इसका राज्य पंजाब तथा कंधार एवं काबुल के इलाके तक था। उसके अलावा सिक्कों के अवशेष इसके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सोटरमेगस का नाम आ जाए तो सोटरमेगस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक टाइटल है। यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं कुषाण वंश के सबसे महान शासक, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है और सबसे ज्यादा सवाल उसी से पूछा जाता है, जिनका नाम है कनिष्क। ठीक है, आप कहीं पर भी जाओगे, आपके घर में शादी विवाह होता है, तो आप जब सोना चांदी खरीदने के लिए जाते हो तो आप किसी भी ज्वेलरी के दुकान पे जाना तो वहाँ पे दरअसल कनिष्क लिखा हुआ रहता है और 24 कैरेट का सोना यहाँ मिलता है। इस तरह की तमाम बातें लिखी रहती है। तो कनिष्क ने दरअसल सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, इसीलिए इनके नाम पर आज भी ज्वेलरी के दुकानों में, इनके नाम पे ज्वेलर्स की दुकानों में इनका नाम का इस्तेमाल किया जाता है, कनिष्क का। इसके बारे में सोर्सेज के बारे में आप जान रहे हो, सोर्सेज के बारे में हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, इसलिए आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को आप प्लेलिस्ट से जा करके आप चैनल के होम पेज से देख सकते हैं। उसको जरूर देखिएगा सोर्सेज का वीडियो को, तभी यह वीडियो देखिएगा, तब चीज़ें ज़्यादा समझने में आपको सहूलियत होगी। अब देखो कनिष्क के बारे में मामला डाउटफुल है इनको राज्यारोहण को लेकर। कई सारे लोग मानते हैं कि शक एवं कुषाण एक ही समय में शासन कर रहे थे, कई का मानना है कि सातवाहन एवं कुषाण एक साथ शासन कर रहे थे, इसलिए इनके डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हिस्टोरियंस के बीच में। तो सभी हिस्टोरियंस का अपना अलग अलग मत है। हम आपको सारे हिस्टोरियन का एक एक करके मत बताएंगे, उन्होंने कौन कौन सा टाइम फ्रेम रखा है, और लास्ट में हम बताएंगे आपको कि कौन सा मान्य मत है। क्लियर है? तो जानकारी के लिए आप सभी जानिए, लेकिन मान्य मत कौन सा है उसको भी जानिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मान्य मत है उसको जान करके आप काम चला लीजिए, बाकी की चीज़ें बकवास है, बिल्कुल नहीं। आप हिस्टोरियन का नाम जानोगे, सवाल आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, तभी आप सवाल तक पहुंच पाएंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपका उस सब्जेक्ट के साथ इंट्यूशन बढ़ जाता है। जैसे एक समय आएगा कि आप नहीं भी पढ़ेंगे किताब को, लेकिन सवाल आएगा तो आप उस सवाल तक पहुंच जाएंगे, उसी को बोलते हैं इंट्यूशन, आपका अपना अंडरस्टैंडिंग उसके साथ संबंध। ठीक है, तो चलो राज्यारोहण को लेकर के क्या कन्फ्यूजन्स है, कौन कौन सा हिस्टोरियन ने कौन कौन सा डेट किया है, आप लिखिए कनिष्क के राज्यारोहण के बारे में निम्नलिखित तिथियां। पहला फ्लिट नाम का हिस्टोरियन हुए और उन्हीं के साथ कनिडी नामक हिस्टोरियन हुए। उन दोनों का मानना है कि कनिष्क का राज्यारोहण 58 बीसी में 58 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर है? लेकिन वह तो ऐसे ही गलत होगा, क्योंकि कुजुल कैडफेसिस दरअसल 15 एडी में आ रहे हैं, तो फिर कनिष्क 58 बीसी में कैसे आ सकते हैं, यह असंभव है, लेकिन आपको लिखना है। उसके बाद आरसी मजुमदार साहब का कहना है कि 248 एडी में रमेश चंद्र मजुमदार भारत के बहुत शानदार हिस्टोरियन हुए हैं प्राचीन भारत के। इनका कहना है कि 248 ईस्वी में इन्होंने इनका राज्यारोहण हुआ, किनका? कनिष्क का। लेकिन देखिए 248 एडी में होगा तब तक तो इनका साम्राज्य का विस्तार भी हो गया, इनका पतन भी हो चुका है, इसलिए यह बात भी बहुत गलत साबित होती है। उसके बाद आरजी भंडारकर महोदय ने कहा 278 एडी, जो कि यह भी बिल्कुल गलत है। मार्शल स्मिथ एवं स्टेन कोनो, तीन हिस्टोरियन ने कहा है 125 एडी, जो कि यह भी गलत है। उसके बाद घी शर्मा नामक व्यक्ति ने कहा है 144 एडी, जो कि यह भी गलत है। उसके बाद फर्ग्यूसन ने, ओल्डेनबर्ग ने, थॉमस बनर्जी ने, रैप्सन ने और हेमचंद राय चौधरी, एचसी राय चौधरी, इन 5-6 हिस्टोरियन ने मिलकर एक साथ कहा है कि इनका टाइम फ्रेम 78 एडी है, जब शक संवत की शुरुआत हुई है, उसी समय कनिष्क ने अपना राज्यारोहण किया है। क्लियर है? चलिए उसके बाद लेकिन जब 78 एडी की बात कर दी गई तो इस टाइम फ्रेम को काटने के लिए एक व्यक्ति और चल करके आ गए, उनका नाम है जेबी डुब्रिल। यह भी एक हिस्टोरियन हुए हैं, वेस्टर्न स्कॉलर हैं। तो जेबी डुब्रिल ने कहा कि चीर स्तूप लेख जो कि तक्षशिला से प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार इनका टाइम फ्रेम 136 एडी निर्धारित होता है, और 136 एडी विक्रम संवत की बात की गई है, यानी उसको एडी में बदला जाए तो वह 78 एडी आएगा। और 78 एडी टाइम फ्रेम किसका है? कैडफेसिस सेकंड का है टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पर बीम कैडफेसिस का टाइम फ्रेम हमने आपको 78 एडी तक बताया था, यानी यह निष्कर्ष भी लगभग गलत हो जाता है, इसको काट दिया गया। लेकिन आगे चल करके, ठीक है, आगे चल करके एक और व्यक्ति है जिनका नाम है एच एच दानी।
इन्होंने अफगानिस्तान के क्षेत्र में शैखान ढेरी, ठीक है, शैखान ढेरी नामक जगह पे खुदाई किया और वहां से कई तरह के सिक्के प्राप्त हुए और उनके आधार पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनका टाइम फ्रेम प्रथम शताब्दी ईसा है, यानी 1st सेंचुरी एडी में इन्होंने अपना राज्यारोहण किया था। क्लियर है? देखिए इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स था, हिस्टोरियन के बीच में आपस में डिस्प्यूट था। तो उस फाइनल डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए 1913 से लेकर 1960 के बीच में लंदन में, कहाँ में? लंदन में 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उस कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड कॉन्फ्रेंस में यानी 1960 के कॉन्फ्रेंस में फाइनली यह निष्कर्ष निकाला गया, आम सहमति से, सभी के सहमति से निष्कर्ष निकाला गया कि कनिष्क का जो राज्यारोहण वह है 78 एडी, 78 एडी, ठीक है, 78 एडी, 78 ईसा, जिसके बारे में किन्होंने बताया था? फर्ग्यूसन ने भी बताया था, ओल्डेनबर्ग ने भी बताया था, थॉमस बनर्जी ने बताया था, रैप्सन ने बताया था, एच.सी. राय चौधरी ने बताया था। यही बात आगे चल करके लंदन के कॉन्फ्रेंस में माना गया। ठीक है, तो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या है? 78 एडी। डेट को लेकर के साथियों बहुत कंफ्यूजन है। हमने पहले लेक्चर में ही बताया था कि कुषाण वंश को डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके राज्य के विस्तार के बारे में। किनके विस्तार के बारे में? कनिष्क के राज्य के विस्तार के बारे में। तो साम्राज्य विस्तार यदि आपने लिख लिया है तो सबसे पहले लिखें साम्राज्य विस्तार में पहला पॉइंट, पूर्वी भारत में कनिष्क के द्वारा किया गया विजय। ठीक है, पूर्वी भारत में इन्होंने अपना पहला अभियान किया था और उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए सारनाथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जगह है। सारनाथ में कनिष्क के शासनकाल के तीसरे वर्ष का, यानी जब इन्होंने 78 एडी में गद्दी पर बैठा, उसके बाद 3 साल बाद यानी कि आप 81 एडी लिख लो, उस समय सारनाथ से एक लेख प्राप्त होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि पूर्वी भारत में कनिष्क ने आक्रमण किया था और वहाँ के क्षेत्रों को जीता भी था, तभी वहाँ पर सिक्के जारी करवाए थे। उसके बाद स्पूनर महोदय नाम के एक हिस्टोरियन हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, उनका कहना यह है कि पाटलिपुत्र से कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि पूर्व में पटना पर, यानी आज का पटना उस समय का पाटलिपुत्र पर भी इन्होंने आक्रमण किया था और पाटलिपुत्र को भी अपने साम्राज्य के अंतर्गत उसे जीत लिया था, उसे शामिल कर लिया था। उसके बाद बक्सर से एक सिक्कों का ढेर मिलता है जिसके बारे में बताया जाता है कि यह सिक्कों का ढेर दरअसल कुषाण शासकों का है और स्पेशली कनिष्क का है, यानी कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार बक्सर तक था। उसके अलावा वैशाली तथा कुम्हरार से भी सिक्के प्राप्त हुए हैं और आपको पता होगा कि कुम्हरार से मौर्य वंश के राजप्रसाद की भी प्राप्ति हुई है, यानी कि मौर्य वंश से भी रिलेटेड वहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा पूर्व में और देखो ताम्रलिप्ति, जो कि जिसको आप ताम्रलुक के नाम से भी जानते हैं, यह बंगाल का इलाका है। ठीक है, यह एक बंगाल का बंदरगाह है, तो यहाँ को इसको भी इन्होंने विजिट किया था, जीता था। उसके अलावा इसके बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। किसके बारे में? ताम्रलिप्ति के बारे में। उसके बाद देखिए दक्षिण पूर्व में इन्होंने मयूरगंज, जो कि उड़ीसा का इलाका है, वहाँ इन्होंने विजिट किया और उसे जीता। उसके बाद पुरी, वो भी उड़ीसा का इलाका है, पुरी को जीता। उसके बाद गंजाम को जीता। उसके बाद शिशुपालगढ़ को भी इन्होंने जीता था। ठीक है, उसके बाद देखिए कौशाम्बी का इलाका है जो कि इलाहाबाद के पास का इलाका है। ठीक है, इसे इन्होंने जीता था और इसके बारे में बताया जाता है कि कौशाम्बी से दरअसल कनिष्क के शासनकाल की एक मुहर प्राप्त होती है जिसको अंग्रेजी में सील बोलते हो आप। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि कौशाम्बी तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। क्लियर है? दूसरा इन्होंने अभियान किया चीन के साथ। ठीक है, चीन के साथ इनकी लड़ाई थी मध्य एशिया, जिसको तुर्किस्तान भी कहते हैं। मध्य एशिया पे शासन करने के लिए चीन के साथ दूसरा अभियान इन्होंने चीन के खिलाफ किया और चीन के साथ इनकी लड़ाई मुख्य तौर पे
मध्य एशिया यानी तुर्किस्तान वाले इलाके को लेकर थी। ठीक है, मध्य एशिया को ही उस समय तुर्किस्तान बोला गया है, इसे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, मध्य एशिया के बगल में तुर्किस्तान। ठीक है, इसके इलाके को लेकर के चीन के साथ इनका लड़ाई था, इनके साथ संबंध बेहतर नहीं थे। तो उस समय मध्य एशिया में चीन का शासक था हान वंश का एक सेनापति जिसका नाम है पान चाऊ। ठीक है, पान चाऊ किसका सेनापति है? हान वंश का सेनापति है। तो इसको विवाह के लिए प्रस्ताव भेजते हैं कौन? कनिष्क। लेकिन यह अपनी बेटी का विवाह करने के लिए मना कर देता है। उसके बाद कनिष्क इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और कनिष्क की हार हो जाती है, कनिष्क असफल हो जाते हैं। ठीक है, असफल हो जाते हैं। असफल होने के बाद उसके बाद कनिष्क एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से आक्रमण करते हैं और दूसरी बार में कनिष्क की विजय होती है। इसके बारे में प्रोफेसर बेली बताते हैं कि खोतान से एक लेख प्राप्त हुआ है और वहां से कई सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार खोतान तक था, यानी मध्य एशिया वाले इलाके में भी था। ठीक है, तो फाइनली चीन के साथ इनकी जीत हो गई थी। बैक्ट्रिया, ख्वारिज्म और बुखारा का इलाका कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था। कब शामिल हुआ? चीन के साथ युद्ध जीतने के बाद। तीसरे नंबर पे इन्होंने जो विजिट किया, आक्रमण किया है, वह है पश्चिमोत्तर भारत, यानी भारत के उत्तर पश्चिम का इलाका, यानी काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का इलाका। ठीक है, इसके बारे में दरअसल चर्चा मिलता है हमें 11वें वर्ष के बारे में, यानी कनिष्क अपने शासनकाल के 11वें वर्ष बाद कहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं? पश्चिमोत्तर भारत पे। इसके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने निचली सिंधु घाटी को जीता था और इसका जिक्र हमें सुई बिहार अभिलेख से प्राप्त होता है। सुई बिहार लेख, तो ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सुई बिहार लेख किसका है? तो कनिष्क का है। सुई बिहार लेख से हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है? तो कनिष्क के द्वारा निचली सिंधु घाटी को विजित किए जाने, यानी कि उसको जीतने के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरे नंबर पे देखो, कश्मीर को भी इन्होंने जीता था और इसके बारे में हमें प्रमाण मिलता है राजतरंगिणी से, जिसको कल्हन नामक लेखक ने लिखा था। और इसमें इन्होंने बताया है कि कश्मीर को कनिष्क ने जीता और यहाँ पर उन्होंने एक गांव का, एक शहर का निर्माण किया जिसे कनिष्कपुर नाम दिया गया। उसके बाद देखिए, कपिशा को भी इन्होंने जीता और कपिशा को जीतने के बारे में हमें प्रमाण वेन सांग के विवरण से प्राप्त होते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं और चौथा इनका विजिट इन्होंने किया, चौथा जो जीता इन्होंने दक्षिण भारत का इलाका जीता। इसके बारे में हमें सांची के लेख से पता चलता है और सांची का लेख 28 AD का है। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है सांची के लेख में कि बासु नामक एक व्यक्ति था जो उस समय मालवा का उपराजा था और वह कनिष्क के अंतर्गत शासन कर रहा था। यही बासु आगे चलकर के वासुदेव बनेगा और वह कनिष्क के एक उत्तराधिकारी के तौर पे उसे काउंट किया जाएगा। तो चलिए, यह तमाम सारी बातें थी कनिष्क के साम्राज्य विस्तार को लेकर के। यदि आप इतनी सारी बातों को समझ पाते हैं, क्लियर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कनिष्क के साम्राज्य विस्तार से जितने भी सवाल आएंगे आप 90% सवाल को टैकल कर लोगे। 10% के लिए आप खुद से और 2-4 किताबों को पढ़िए, मेहनत कीजिए। चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कनिष्क के साम्राज्य तथा उसके प्रशासन के बारे में। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था? पहला उत्तर में कश्मीर की तरफ था और दक्षिण में विंध्य पर्वत की तरफ। ठीक है, विंध्य पर्वत तक, तरफ नहीं, विंध्य पर्वत तक, और वेस्ट में यानी पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान के इलाके तक और पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के इलाके तक। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के इलाके तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। उसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग सिंध का इलाका, मालवा का इलाका, गुजरात का इलाका, राजस्थान का इलाका, कश्मीर का इलाका, पेशावर और कौसाम्बी, साथ में श्रावस्ती। यह तमाम सारे इलाके, यह तमाम सारे प्लेसेस सभी के सभी कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत शामिल थे। इसलिए एक एक प्लेस को आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा इसे। एक बात करते हैं हम लोग, एक लेख प्राप्त हुआ है हमें श्रावस्ती से और उसमें बताया गया है कि कनिष्क ने एक उपाधि धारण किया था जिस उपाधि को बोला गया है महाराजा धीराज देवपुत्र। महाराजा धीराज देवपुत्र। देखिए, देवपुत्र जैसी उपाधि चीन के शासक भी धारण करते थे, तो ये लोग दरअसल वहीं से नकल किए थे, वहीं से चीज़ों को सीख रहे थे, क्योंकि चीन के ही इलाके से ये लोग माइग्रेट करके आए थे और कुषाण यूची कबीला का ही एक शाखा था।
ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। और यह 2-3 उपाधि और धारण करते हैं जो कि सभी कुषाण वंश के शासक लगभग इस तरह की उपाधि को धारण करते हैं। एक कौन सा उपाधि है? शाही, ठीक है, शाही। उसके बाद है सानानुशाही, सानानुशाही की उपाधि, यानी 2 उपाधि कुषाण शासक धारण करते हैं। उसके अलावा ये लोग अपने लैंड देने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जैसे वेतन के बदले जमीन देने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं और यहीं से सामंतीकरण की प्रक्रिया तेज होने लगती है। ऐसे सामंतीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत सातवाहन शासकों से ही हो गई थी, लेकिन यहाँ से प्रक्रिया और तेज होने लगेगी और फाइनली गुप्त काल में जाकर के सामंतवाद पूरी तरह से क्लाइमेक्स पे चला जाएगा। और गुप्त पोस्ट गुप्ता में जाएंगे तो वह पूरा का पूरा फेज ही सामंतों का फेज है और उसके बाद नए नए शासक उभर करके आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनके प्रशासन को देख लो। इनका जो साम्राज्य था, एक बड़ा सा साम्राज्य, वह कई हिस्सों में बटा हुआ था। कौन कौन हिस्से थे, एक बार उन सभी को हम लोग देखते हैं। साम्राज्य को इन्होंने क्षत्रप में बांट रखा था। क्षत्रपी, क्षत्रप नहीं, क्षत्रपी। एक बड़ा क्षत्रपी होता था और दूसरा छोटा क्षत्रपी। जो बड़ा क्षत्रपी होता था वहाँ का शासक जो होता था उसे महाक्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, महाक्षत्रप। और महाक्षत्रप में एक व्यक्ति का नाम आया, खरपल्लान नामक एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, जो कि सारनाथ का महाक्षत्रप हुआ करता था। ठीक है, सारनाथ का महाक्षत्रप हुआ करता था और सारनाथ के लेख में ही दरअसल इसका जिक्र किया गया है। दूसरे नंबर पे छोटा क्षत्रप की बात करते हैं और इसे जो छोटा क्षत्रपी होता था, ठीक है, छोटा क्षत्रपी का क्या अर्थ है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड, उस पर जो शासन करते थे उसको सिर्फ और सिर्फ क्षत्रप कहते थे। और एक क्षत्रप के नाम का उल्लेख मिला, उसका नाम है बनस्पर। और बनस्पर दरअसल वाराणसी जनपद का, वाराणसी क्षत्रपी का क्षत्रप हुआ करता था। चलो उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, उत्तर पश्चिम का इलाका, वहाँ पे लल एवं लाइक, ठीक है, लल एवं लाइक 2 व्यक्तियों के, 2 क्षत्रप के बारे में उल्लेख मिलता है। यानी यह पहला राजवंश है जहाँ पर पता चलता है कि एक ही जगह पे शासन करने के लिए 2 शासकों की नियुक्ति की जा रही है, 2 क्षत्रपों की नियुक्ति की जा रही है। ध्यान रखिएगा, कुछ क्षत्रप उनमें से आनुवांशिक होते थे और कुछ को हर साल चेंज किया जाता था, हर साल नए तरीके से उसका अपॉइंटमेंट होता था। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं, एक ही प्रांत पर 2 क्षत्रप शासन करने का प्रमाण मिला है। कुछ जगहों पर एक ही प्रांत यानी एक ही क्षत्रपी पर 2 क्षत्रप शासन कर रहे थे। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार मिलता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद प्रशासनिक केंद्र के बारे में यदि बात की जाए, एक बात तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि इस समय उपराजा का भी पोस्ट होता था। जैसे मौर्यन डायनेस्टी पढ़ रहे थे तो उस समय भी उपराजा का पोस्ट होता था, इस समय भी उपराजा का पोस्ट होता है। उसके बाद देखिए, मथुरा को ये लोग प्रशासन का मुख्य केंद्र बनाते हैं, क्योंकि मथुरा से इनके लेख भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक कनिष्क का मथुरा के साम्राज्य तक, यानी कि मथुरा तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, और बक्सर, वो कहाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद बिहार में बक्सर वैशाली के इलाके तक। ठीक है, आगे बात करते हैं, मथुरा को इन्होंने क्या बनाया, मेन सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद वाराणसी को इन्होंने बनाया था दूसरा मुख्य केंद्र, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मथुरा को एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था के ही रिफॉर्मेशन के लिए वाराणसी को, ठीक है, वाराणसी को दूसरे मेन सेंटर के रूप में अपॉइंट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद बात करते हैं, इस समय दंड देने के लिए 2 अधिकारी थे। कौन कौन? एक तो थे दंडनायक और दूसरे का नाम था महादंडनायक। यानी इन 2 अधिकारियों की चर्चा मिलती है। यह दोनों के दोनों प्रशासनिक अधिकारी थे जो कुषाण कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए उसके बाद बात करते हैं ग्रामों का शासन, दरअसल ग्रामिक। देखिए किसी भी पीरियड में आप जाएंगे तो दरअसल सभी जगह पे अमूमन तौर पे ग्रामों का जो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था वो अक्सर मुखिया होता था, ग्रामिक होता था, ग्रामणी होता था, खूत मुकद्दम चौधरी होते थे। तो यहाँ पर जो ग्रामों का शासन संभाल रहे हैं उनका नाम है ग्रामिक। इसके बारे में जिक्र मिलता है हमें मथुरा के लेख से। मथुरा के लेख में कई ग्रामिकों की चर्चा की गई है, जिसके आधार पर हिस्टोरियन निष्कर्ष निकालते हैं कि इस दौर में ग्रामिक नामक पोस्ट भी हुआ करता था और वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था, प्रशासनिक पदाधिकारी का पोस्ट था। और जो ग्रामिक होते थे उनका मेन काम था रिवेन्यू को कलेक्ट करके केंद्रीय कोष में भेजना।
ठीक है, रिवेन्यू को गांव में कलेक्ट करेंगे और उसको केंद्रीय कोष में राजा के पास भेजेंगे। उसके बाद देखिए, इसके समय और प्रांत थे, जैसे विषय एवं भुक्ति भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी। यानी यह दो यूनिट और हैं, कौन कौन, विषय एवं भुक्ति। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कितने हो गए, एक तो साम्राज्य हुआ, दूसरा क्षत्रपी हुआ, तीसरा छोटा क्षत्रपी हुआ। उसके बाद आप देखोगे कि ग्राम है, ठीक है, ग्राम है, उसके बाद विषय है और भुक्ति है। अधिकारी कौन कौन है, दंडनायक, महादंडनायक, उपराजा, महाक्षत्रप, क्षत्रप, उसके बाद फिर है ग्रामिक। यानी इतने सारे अधिकारी इस दौर में शासन कर रहे थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और साम्राज्य विस्तार के बारे में बस इतना ही। एक लेक्चर इसमें हम लोग और करेंगे, जिसमें हम लोग इसके समय के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उसके बाद लिटरेचर एवं जो साहित्य, भाषा एवं साहित्य का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोगों ने कला एवं स्थापत्य के बारे में बातें शुरू कर दी है, तो उसे भी हम लोग मथुरा शैली और अमरावती कला शैली करके उसे भी खत्म कर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो और होगा कनिष्क के उत्तराधिकारी पे, फिर कनिष्क के समय के यानी कुषाण काल बहुत फेमस है अपने सिक्कों को लेकर के, तो उनके एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम लोग, कुषाण कालीन सिक्कों पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। उसके बाद कुषाण वंश खत्म हो जाएगा और लगभग पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी खत्म होगा। उसके बाद हम लोग संगम लिटरेचर को कवर करेंगे। उसके बाद यह चैप्टर, वह यूनिट खत्म होगा। उसके बाद गुप्त वंश पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेपर 1 में चलेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर की समाप्ति यहीं पर। उसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आप अपना एवं अपनों का ख्याल करिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय।